अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। मुआशी और सियासी बहरान की जिम्मेदारी का सवाल साबिक हुकूमत की बड़ी इत्तेहादी जमातों को आमने सामने ले आया है। गुज़िश्ता कई रोज से नून लीग और पीपल्स पार्टी के साबिक वज़रा, सेनेटर्स और सेकेंड टियर लीडरशिप साबिक इत्तेहादी हुकूमत की कारकर्दगी का मलबा एक दूसरे पर डाल रहे हैं। जहां पीपल्स पार्टी बिजली बहरान की जिम्मेदारी नून लीग पर डाल रही है, तो वहां नून लीग की जानिब से चीनी एक्सपोर्ट के फैसले और काबीना में उनकी तादाद का ताना दिया जाता है। लेकिन इस तनाव की बुनियादें इस जाहिरी लड़ाई से कहीं ज्यादा गहरी दिखाई देती हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने जाने वाली कौमी असम्बली से अपने अलविदाई खिताब में इस जानिब इशारा दिया था। 15-16 महीना का मौका हमें मिला। हमने जो इदारे हैं इनको अपने दायरे में काम करने का जो सिलसिला है उस पे हम कामयाब नहीं हुए। मेरा एक स्टेटमेंट था एक हफ्ते पहले शायद आज, जहां मैंने सदर ज़रदारी को और मियां नवाज शरीफ को अपील किया कि मियां साहब को और ज़रदारी साहब को ऐसे फैसले लेना चाहिए जिससे मेरे लिए और मरियम शरीफ साहिबा के लिए आगे जाके सियासत आसान हो, मुश्किल ना हो। जिस तरीके से हम चल रहे हैं ऐसे लगता है कि हमारा बरो ने फैसला किया है कि जो 30 साल आप लोगों ने सियासत भुगता है, वैसे ही आप चाहते हो कि आगे जाके 30 साल हम सियासत करें। कहा जाता है कि हुकूमत के खात्मे पर पीपल्स पार्टी को एहसास हुआ कि मुस्तकबिल की पावर पॉलिटिक्स में उनकी तवक्कुआत के बरक्स पेशरफ्त हो रही है। पहले बलोचिस्तान में बाप पार्टी के अरकान ने शमूलियत से इनकार किया और अब मामला होम ग्राउंड सिंध तक पहुंच गया है। सिंध में मौजूद मुबैना सिस्टम के गिर्द घेरा तंग करने के इशारे मिल रहे हैं। कुछ कार्रवाइयां भी हुई हैं। इस अहम जंक्चर पर पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है, इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर सैयद खुर्शीद शाह साहब। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हैं, बड़े अहम ओहदों पर रहे हैं, सियासी उतार चढ़ाव बहुत देखे हैं। शाह साहब, मुझे ये बताइएगा, ये दोनों जमातें गुज़िश्ता 16 माह तो बाहम शीरो शकर रही हैं एक दूसरे के साथ, ये एकदम दराड़े क्यों पड़ गई हैं? क्या माजरा है? ये माजी की चिंगारियां हैं या मुस्तकबिल की पेशबंदी है? क्या है जो एक दूसरे के खिलाफ इस किस्म के बयानात देना शुरू कर दिए हैं पीपल्स पार्टी और नून लीग? देखिए, ऐसी कोई बात नहीं है और नहीं हम इस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं। ये पॉलिटिक्स है और उतार चढ़ाव होता रहता है। कुछ लोग नून में ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि हम मिलके चलते, और कुछ हमारे पास भी ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि हम नून के साथ चलें। तो ये तो एक आर्जी एक मसला है और आगे चल के हमारा तो जो पॉइंट है जहाँ रीच करना है हमें, वो है पार्लियामेंट की बहाली और पार्लियामेंट बहाल हो जाए और इलेक्शन हो जाए। हमारा टारगेट ये है कि इलेक्शन हो जाए, पार्लियामेंट बहाल हो जाए और मुल्क के जो मसाइल हैं इसको बैठ के हल करें। और कोई भी जमात, मैं वाज़ेह तौर पे कह रहा हूँ, अकेले आकर इस मसले को हल नहीं कर सकती। जब तक मिल के सबको सर जोड़ के बैठना पड़ेगा और तो पाकिस्तान के आवाम से ये जो अजाब है महंगाई का, ये ख़त्म होगा। ये हम सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक, इसलिए हमें ये फिक्र नहीं है। हमने बहुत कुछ देखा है। मगर आपको क्या लगता है, आप कह रहे हैं दोनों जमातों के अंदर लोग जो हैं, वो दोनों जमातों के अंदर जो लोग हैं वो ऐसा चाहते हैं, तो जो बयानात वो दे रहे हैं बेसिकली अमलन एक दूसरे को चार्ज कर रहे हैं। कुछ बहुत बहुत कम। अब देखें, एहसन इकबाल जैसा सीनियर आदमी, प्रोफेसर आदमी, डॉक्टर आदमी, वो इतनी बचकाना हरकत कर दे और एक सीनियर पार्लियामेंटेरियन के ऊपर इल्ज़ाम लगा दे कि उसका कसूर था। अब वो ये खुद समझता है कि इस किस्म के फैसले CCI में होते हैं और अपना कैबिनेट में होते हैं और उस कैबिनेट का वो ख़ुद भी हिस्सा रहा। और इस किस्म की बात करने का मकसद ये है, एक तो मकसद मुझे ये समझ में आता है कि क्या वो चाहते हैं कि इस किस्म का शोशा करके कि चीनी है नहीं, तो मार्केट में जिस दिन उसने स्टेटमेंट दिया है चीनी 200 पे पहुंच गई, जबकि इसाक डार ने, बाकियों ने, हमने, सब ने कहा है कि हमारे पास चीनी अपने स्टॉक के मुताबिक मौजूद है, दिसंबर तक बिल्कुल मौजूद है और अच्छे मकदार में मौजूद है। और उस वक्त इतने बड़े सियासी आदमी की स्टेटमेंट आ जाए तो नेचुरली मार्केट में जो माफिया है उनकी उड़ान अपनी होगी। तो उसको सियासी माफिया को सपोर्ट किया है
या इल्ज़ाम तराशियाँ की हैं, ये मुझे पता ये एहसन इकबाल साहब के बयान की वजह से चीनी 200 रुपये किलो बिक रही है। अगर वो ये बयान ना देते तो सूरत हाल मुख्तलिफ होती, स्टॉक्स मौजूद? बिल्कुल मुख्तलिफ होती, और चीनी 160-170 से इन हालात में जो भी बहुत महंगी है, चीनी का इस वक्त रेट होना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 90 से 100। तो ये मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल साहब ने बयान देके चीनी को महंगा करा दिया, ये कह रहे हैं मेरी नज़र में, ऑनेस्ट ओपिनियन। अच्छा, अब मुझे बताइएगा सर, इलेक्शन में आपको इलेक्शन कमीशन ज्यादा रुकावट दिखता है या मुस्लिम लीग नून और MQM ज्यादा रुकावट दिखता है? तीनों। और ये तीनों क्यों नहीं चाहते इलेक्शन वक्त पर हो? कोई रीज़न होगा, कोई वजह होगी। हम तो चाहते हैं कि कल करवा दो, क्योंकि जितना आप इलेक्शन को लेट करेंगे उतनी आप इकोनॉमी को बहुत गहरी तौर पे, गहरे अंदाज से अंदर धकेलते जाएंगे और महंगाई बढ़ती जाएगी। फिर आने वाली हुकूमत के लिए बहुत बड़े मसाइल सामने आएंगे। तो इसका हल सिर्फ ये है कि किसी तरीके से भी पार्लियामेंट को बाहर होना चाहिए और इलेक्टेड गवर्नमेंट आए और वो अपने फैसले करे। अब एडाकिज़म है, आप अंदाज़ा लगाएं कि प्राइम मिनिस्टर शरीफ आदमी ने, सेनेटर अनवारुल हक साहब, उसने 6 से 7 मीटिंग सिर्फ बिजली पे की है, डिसीजन नहीं ले सकता। क्योंकि वो समझता है कि मैं आर्जी तौर पे आया हूँ, मुझे अगर कोई फैसला करना पड़ा तो इसकी कीमत देनी पड़ेगी। ये वजह है इलेक्टेड गवर्नमेंट में, क्योंकि वो डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है आवाम के साथ, आवाम के वोट लेके आती है, उनकी सपोर्ट से आती है, और केयर टेकर को इतनी ताकत नहीं कि वो फैसला कर सके। लेकिन इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का तो ना कोई अपना हल्का है, ना उनको, वो सेनेट में है, उनका तो कोई वो MNA या MPA की सीट से भी नहीं है, तो उनको किस बात का खतरा होगा? या उनको, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है कि वो फिक्रमंद होंगे कि अगर मैं फैसला कर लूँ तो उसके नताइज होंगे? देखें, वो देखें ना, पाकिस्तानी तो है, पार्लियामेंटेरियन तो है, एक सियासी घराना तो है। ये बहुत बड़ा बर्डन है कि डिसीजन ले ले और ये कुछ कर दे और कुछ, फिर क्या होगा? इनकी अपॉइंटमेंट में पीपल्स पार्टी से कोई इनपुट लिया जाता है? डिसीजन में इतनी जान नहीं होगी। जी नहीं। और इंटरिम गवर्नमेंट में आप लोगों से कोई राय ली गई जो वज़रा हैं इस वक्त? न राय ली गई, न राय हमने दी। देना भी नहीं चाहिए। इंटरिम में राय नहीं देनी चाहिए? नहीं, क्यों देना चाहिए? हमें इलेक्शन में जाना है, फेयर एंड फ्री इलेक्शन चाहिए। हम अपने वजीर रखाते फिर तो फिर इलेक्शन में क्या होगा? कहेंगे कि ये तो झुल्लू फेरा जा रहा है। बट शाह साहब, ये KP में तो सबने अपनी मर्जी के वजीर लगाए हुए थे। हम तो जाए इलेक्शन लड़े। KP में तो सबने अपनी मर्जी के वजीर लगाए हुए थे, इंटरिम में बाकायदा हिस्सा भी बताया। रिजल्ट है नहीं, KP तो अपनी अलग जगह पे है। KP का सियासी स्ट्रक्चर और बात है, मगर पीपल्स पार्टी एक मैच्योर जमात है। हमें 56 साल हो गए हैं सियासत करते हुए, बड़े उतार चढ़ाव देखे हैं, और जमहूरियत के बानी हम हैं, आइन के बानी हम हैं। हम जमहूरियत को लेके आए हैं, वन मैन वन वोट का तस्वर हम लेके आए हैं। 18वीं तरमीम हमने बनाई है। हमें पता है कि जमहूरियत को कैसे बचाया जाता है। अगर जमहूरियत में आप चाहते हैं और फिर केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर के ज़माने में आप कहेंगे हम सौदेबाजी करते फिरते, तो फिर आप डेमोक्रेटिक कैसे करवाएंगे? शाह साहब, आप लोगों से सिंध के अंदर भी कोई इनपुट नहीं लिया गया इंटरिम गवर्नमेंट पे? और सिंध में जो वजीर आला लगे हैं, आप मुतमईन हैं उनसे? जी हाँ, बिल्कुल, बहुत अच्छे आदमी हैं और ऑनेस्ट आदमी है, एक नामवर शख्सियत है। अपने दौरे, अपनी वकालत में, या जब जज रहे हाई कोर्ट के, या चीफ जस्टिस रहे, या सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, उनका एक बहुत साफ सुथरा रिकॉर्ड है। आज की तरह गालम गलोच वाला या गुड टू सी यू नहीं है। उसका अपना एक किरदार है
और उसके किरदार की वजह से उसका एहतराम किया जाता है और मैं भी उनका एहतराम करता हूँ। अच्छा, तो मुझे ये बताइए जो सिंध में इस वक्त कुछ कार्रवाइयाँ देखने में आ रही हैं, कुछ स्टॉप लिस्ट में नाम डाले गए हैं, कुछ गिरफ्तारियों की बात चल रही है, जो एक पैरेलल सिस्टम का जिक्र किया जाता है, एक पैरेलल सिस्टम चलता है सिंध गवर्नमेंट के अलावा जो बहुत सारे मामलात देखता है, तो इस पे कुछ जो है वो एक्शन की खबरें आ रही हैं, कुछ तशवीश है पीपल्स पार्टी को इस मामले में? देखें, तशवीश है या नहीं है, मुझे नहीं है। हम चाहते हैं कि इलेक्शन हो, जो पकड़ धकड़ है ये छोड़ दिया जाए, आने वाली हुकूमत फैसला करेगी। इस दरमियान फैसले करके क्वेश्चन मार्क नहीं बनाया जाए इलेक्शन को, फिर ये कहा जाएगा कि हमें जेलों में रखा गया, हमें दबाव डाला गया, ये क्वेश्चन मार्क हो जाएगी। जिसलिए मेरी गुजारिश है सबको कि आने वाले नई हुकूमत को ये मौका दे कि वो फैसले करे, कौन चोर है कौन चोर नहीं है, क्या करना चाहिए क्या चलना चाहिए। इंटरिम गवर्नमेंट्स को अकाउंटेबिलिटी वाला प्रोसेस रोक देना चाहिए। बिल्कुल, उनका काम है इलेक्शन कराओ, चले जाओ, आने वाली हुकूमत मैंडेट लेके आए और मैंडेट में उसको जो कुछ मिलता है उस मैंडेट के तहत वो अपना फैसले करे, कानून बनाए। कानून तो बना हुआ है तो उनका हक है कि वो फैसले कर सकती है। केयर टेकर गवर्नमेंट को ये हक नहीं पहुंचता। ठीक, शाह साहब मुझे ये बताएं, मियाँ साहब की वापसी जो है वो थोड़ी सी ताख़ीर का शिकार होती जा रही है। आपके ख्याल में मियाँ साहब को क्या इस वक्त यहाँ होना चाहिए था, और अगर नहीं है तो क्या वजूहात है? क्योंकि आप तो ज़ाहिर लीडर ऑफ द ऑपोजिशन भी रहे हैं, आपने बड़ा क्लोज हक में हूँ। देखें, मैं तो इस हक में हूँ कि मियाँ साहब को जाना ही नहीं चाहिए था, चाहे कोई भी नुकसान हो जाता। चलो चले गए, बीमार थे, ज़िंदगी का मसला था, ज़िंदगी होगी तो सियासत भी होगी ना। और ये भी रहा है कि मियाँ साहब की जेल में थे तो बेगम की डेथ हो गई तो आधा घंटा पहले बात करने तक भी नहीं दी गई, बड़ी उसकी सेक्रिफिकेशंस है। मगर इस वक्त वो भी इलाज के लिए गए हुए, और जब वो इलाज के लिए गए हुए तो उनको पता है कि मुझे क्या करना है। मगर मैं नहीं समझता कि बीमारी की हालत में उसको पाकिस्तान आएगा और इलेक्शन कैंपेन चलाएगा, कोई नुकसान भी हो सकता है। मगर ये फैसला मियाँ साहब का है, उसको करना है, क्या कर सकता है कि आना चाहता है नहीं आना चाहता। मैं समझता हूँ कि उसकी बीमारी के बावजूद भी वो आ जाता है तो बहुत बड़ी बात है, मगर नहीं आता तो उसके पास एक बेहतर जवाब है। लेकिन वो दुबई तक तो आ सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान तक क्यों नहीं आ सकते? मीटिंग्स भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। दुबई में जाके वो इलाज भी करा सकते हैं, आज़ाद भी। देखिए ना, सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात है जहनी आज़ादी। अगर वो पाकिस्तान में आते हैं, उनके ऊपर केसेज है, जब तक वो केसेस ख़त्म नहीं होंगे तो मियाँ साहब को आना भी नहीं चाहिए। तो केसेस, मगर मैं एक सूरत में कहूँगा जी कि वो आएगा तो उनका फ़र्क पड़ेगा, नेचुरली फ़र्क पड़ेगा। आपको लगता है इलेक्शन से पहले आ जाएंगे? मैं तो कह चुका हूँ कि हो सकता है कि एंड टाइम पे उनकी तबीयत ख़राब हो जाए तो फिर शायद ना आए, और उसकी वजह जो है वो यहाँ पर मौजूद केसेस होंगे। वैसे इनके पास माशाल्लाह बहुत अच्छे लोग हैं। अभी शहबाज शरीफ साहब भी जो वज़रात उज़्मा उसने चलाई है, ही प्रूव इट कि उसमें कैपेबिलिटी है, कैपेसिटी है कि सबको साथ लेके चले। और मरीम भी है माशाल्लाह, मगर शहबाज शरीफ में ये कैपेसिटी है कि मॉब को पुल कर सकता है। अच्छा, मॉब को पुल कर सकते हैं, उसके लिए मियाँ साहब का होना ज़रूरी नहीं है। आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो ज़रूरी नहीं है। नहीं, वो आ जाए तो अच्छी बात है, ना आए तो शहबाज में ऐसी अभी पोजीशन में है कि वो मॉब को पुल कर सकता है। तो पीपल्स पार्टी के लिए काबिल कबूल शहबाज शरीफ साहब हैं? पीपल्स पार्टी के लिए हर वो शख्स काबिल कबूल है, हर वो पार्टी काबिल कबूल है जो आवाम का मैंडेट ले आएगी।
तो आप लोग मिलके वर्किंग रिलेशनशिप में दोबारा मुस्तकबिल में साथ काम करना चाहते हैं। जरदारी साहब ने कहा था मैं लाहौर में डेरे डालूंगा, लेकिन जरदारी साहब अभी दुबई में ही बैठे हुए, वहाँ से आ नहीं रहे। उसकी क्या वजह है? क्योंकि हमने PMLN को तो देखा, एक तो उन्होंने लफ्जी गोलाबारी भी शुरू कर दी आप लोगों पे, और साथ में उन्होंने अपने बंदे भी भेज दिए कराची कैंपेन करने के लिए। नहीं भेज दें, ये कोई ये रुकावट नहीं होनी चाहिए। ये उनका पॉलिटिकल राइट है मुस्लिम लीग नून का कि वो आए इलेक्शन लड़े, क्यों नहीं। पंजाब पे हमारा हक है, हम जाते हैं इलेक्शन लड़ते हैं, तो वो भी सिंध में आ सकते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं, बलूचिस्तान में जा सकते हैं, हम भी जा सकते हैं। ये तो एक पॉलिटिकल पार्टी का राइट है, किसने किसको रोका है, ये कोई बड़ी बात तो नहीं है। यहाँ पे लेंगे एक ब्रेक के बाद डिस्कशन कंटिन्यू। वेलकम बैक। जब पीपल्स पार्टी ने इल्ज़ाम लगाया खुर्रम दस्तगीर साहब पे कि बिजली के जो इस वक्त बिल आ रहे हैं, ये जो इश्यूज़ हैं, ये जो मसाइल हैं, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुर्रम दस्तगीर की है, और उसी तरह फिर एहसन इकबाल साहब ने नवीद कमर साहब के ऊपर लगाया कि जी जो चीनी एक्सपोर्ट हो गई है, और PMLN के लोग हमारे पास आके प्रोग्राम्स में कहते रहे कि पीपल्स पार्टी के ज़का अशरफ साहब ने कहा, पीपल्स पार्टी के नवीद कमर साहब ने कहा, ये तो हमें आप लोगों ने मौका फराहम किया इस दफ़ा कि हम जो है वो इस जो क्या कहते हैं एक इत्तेहाद है उस पर कोई गुफ्तगू कर सकें। हम तो वैसे ही समझ रहे थे कि ये पता नहीं 20 साल इत्तेहाद है कोई। देखें 20 साल 50 साल 100 साल इत्तेहाद चलेगा, पार्लियामेंट के अंदर चलेगा। पार्लियामेंट में मैं अपोजिशन में था, हमारे तो जिगरे बड़े बड़े हैं, आपने देखे हैं, बहुत बड़े जिगरे हैं। मियाँ साहब 2011 में 10 में लाल टाई पहन के, काला कोट पहन के हमारे खिलाफ चले गए थे सुप्रीम कोर्ट में, फिर दूसरे केसों में जरदारी साहब, और जब उनके ऊपर वक्त आया तो हम खड़े हो गए। क्यों खड़े हो गए? मियाँ साहब के साथ नहीं खड़े हुए, हम जमहूरियत के साथ खड़े हो गए। शाह साहब, ये फिर आप लोग क्यों कह रहे हैं कि PMLN सोलो फ्लाइट लेना चाहती है? जब आप उनके साथ इतना वर्किंग रिलेशनशिप रखना चाहते हैं, तो वो क्यों सोलो फ्लाइट लेना चाहते हैं? जब भी जमहूरियत की बात होगी तो हम वो बात अलग करेंगे। जहाँ सोलो फ्लाइट की बात होगी तो सोलो फ्लाइट तो हम किसी को नहीं करने देंगे। मुझे शाह साहब ये बताएं कि आप निकल गए, आप जो है वो ये जो एतजाज़ एहसन साहब और खोसा साहब हैं, इनका क्या स्टेटस है? ये पार्टी के अंदर अभी मौजूद हैं? पार्टी मैनिफेस्टो से लेके पार्टी की इंस्ट्रक्शंस तक पर काम कर रहे हैं, चल रहे हैं? जहाँ तक मुझे पता है कि एतजाज़ अभी CEC की मीटिंग में आए थे और पार्टिसिपेट किया था, कोई ऐसी बात नहीं है। देखिए, आप एक तरफ जमहूरियत की बात करते हैं, दूसरी तरफ आप कहते हैं कि फलाना आया था तो है या नहीं है। भाई, जमहूरी पार्टियों में अगर कोई तनकीद करता है तो उसकी तनकीद सुननी चाहिए, और पीपल्स पार्टी में ये जिगरा है कि तनकीद विद इन पार्टी भी सुनती है। हमने मोहतरमा से बैठ के काम किया है, अब बड़े सख्त डिस्कशन होती थी और मोहतरमा सुनती थी, कभी हमें अप्रिशिएट करती थी, कभी हमें डांट देती थी। तो ये तो बात है, सियासतदानों को बातों को, वर्कर की बातों को, अपने वर्करों को सुनना भी चाहिए, समझना भी चाहिए। अगर वो गलत है तो उनको डांटना भी चाहिए। ठीक, आप जब शाह साहब कहते हैं कि तमाम जमातों को लेकर चलना चाहिए, तो आप बेसिकली चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ से भी बातचीत होनी चाहिए? तहरीक इंसाफ से हम आज नहीं कह रहे, जब तहरीक इंसाफ हुकूमत में थी तब भी हमने हाथ बढ़ाया था उसकी तरफ कि आओ मिलके बैठ जाएं, बैठा के मैशियत कर लेते हैं पाकिस्तान के अवाम के लिए। आप समझते हैं कि अभी भी तहरीक इंसाफ से भी बात होनी चाहिए? क्योंकि आप कह रहे हैं पहले भी करते रहे, अभी भी आप समझते हैं कि बात तहरीक इंसाफ से होनी चाहिए? सियासत में ना आखिरी दोस्त होता है ना आखिरी दुश्मन। जितनी सख्त लड़ाइयाँ, ज़बान काटना, मारना, जेलों में बंद करना, केसेस बनाना, ये जितने कुछ है नून ने नहीं किया। और फिर जब वक्त आया नून के साथ हम खड़े थे, मैसाक भी कर रहे थे और अपोजिशन में भी साथ थे, हुकूमत में भी साथ थे। आगे क्या होता है अल्लाह ही बेहतर जानता है, ना आप जानते हैं ना मैं जानता हूँ, अल्लाह ही जानता है क्या होगा। मगर रवैये अच्छे रखे जाए। ठीक, ये एक दूसरे के ख़िलाफ़
कल साथ बैठ के खाने खाए, साथ बैठ के कैबिनेट में फैसले किए और आज एक दूसरे के ऊपर तलवारें निकाल लें तो लोगों का एतमाद उठ जाएगा। ठीक, तो आप दोनों जमातों के लिए अपनी यानी पीपी और नून के लिए आप ये कह रहे हैं कि ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए? नहीं देने चाहिए। हम मैच्योर लोग हैं, हमारी ये चीज़ें होनी चाहिए कि हमें सियासत पे काम करना चाहिए, सियासत करनी चाहिए। हकीकत है तो हकीकत को बयान करना। ये हकीकत है कि खुर्रम दस्तगीर के वजह से ये प्राइस बढ़ी है कि उसके फैसले नहीं किए पूरे प्रॉपर वक्त पे। ये तो शुक्र करें कि आखिरी दिन में एक दिन पहले 950 मेगावाट 969 मेगावाट बिजली नेशनल ग्रिड में हाइडल गई है। किस तरीके से भी 10 महीने के अंदर नीलम जलम को हमने शुरू करवाया और ये बहुत बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क था, जबकि कंपनी ने कहा कि अब ये टनल नहीं बन सकेगा। अब वो टनल 10 महीने के अंदर बना भी, स्टार्ट भी हुआ। उसी टनल के अंदर जहाँ वो गिरी थी बैठ के ऑन भी किया। ज़िंदगी और मौत का फैसला अल्लाह को करना है। हम उस जगह गए और वो बटन ऑन किया। अल्लाह ने हमें एक बड़ी नेमत से नवाजा। 969 मेगावाट बिजली उसी वक्त नेशनल ग्रिड में चली गई। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद खुर्शीद शाह साहब, साबिक वफाकी वजीर, लीडर ऑफ द अपोजिशन, हमारे साथ मौजूद थे। आप गुफ्तगू सुन रहे थे। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आर्मी चीफ की जो बिजनेस कम्युनिटी के साथ मुलाकात हुई है उसमें जो डिस्कशन हुई है उस पर और वो किस तरह प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा, इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आर्मी चीफ और बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकातों के बाद हुकूमत ने सख्त इकदाम लिए हैं, जिसकी वजह से आज इंटरबैंक और ओपन मार्केट डॉलर रेट का फ़र्क मजीद कम हुआ है। ये रुझान जारी रहा तो जल्द ही ये फ़र्क कम होकर IMF की दी हुई हद के अंदर आ जाएगा। याद रहे कि कराची और लाहौर में हालिया मुलाकातों में आर्मी चीफ ने बिजनेस कम्युनिटी को यकीन दिलाया था कि एक्सचेंज रेट में शफाफियत लाई जाएगी। आर्मी चीफ ने बताया कि मुआशी निज़ाम में बेहतरी लाने के लिए 4 टास्क फोर्स बना दी गई हैं जो स्मगलिंग, बॉर्डर कंट्रोल, FBR और सोशल मीडिया के मामलात देखेंगे। इन दूररस इकदामात की रोशनी में आज वफाकी हुकूमत ने बिजली चोरी के खिलाफ मुल्क गिर क्रैकडाउन का ऐलान किया है। इस अहम मुलाकात में आर्मी चीफ ने मुआशी बदहाली का बाकायदा ब्लूप्रिंट पेश किया है, जिसके मुताबिक SIFC के तहत मुल्की वसाइल को मोबिलाइज किया जाएगा। इस ज़िम्न में आइंदा कुछ सालों में सऊदी अरब, UAE, कतर और दीगर गल्फ ममालिक से $100 अरब की सरमायाकारी लाने का प्रोग्राम भी मौजूद है। शॉर्ट टर्म में सऊदी अरब और UAE से $10 अरब के डिपॉजिट आने का भी इम्कान है, जिससे ज़र मुबादला के मसाइल को केटर किया जा सकेगा। मुआशी बहाली के इस प्लान की मज़ीद क्या तफसीलात हैं, मज़ीद इस पर हमने बात करनी है। हमारे साथ मौजूद होंगे काशिफ अनवर साहब, सदर हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ के, अशफाक तोला साहब साबिक मुआविन खुसूसी हैं, माहिर टैक्स उमूर हैं, ये दोनों मेरे साथ मौजूद होंगे। काशिफ अनवर साहब वहाँ मौजूद भी थे। जो मुलाकात हुई है लाहौर में आर्मी चीफ से, कराची में जो मुलाकात हुई है, तो बिज़नेस कम्युनिटी की तरफ से मुख्तलिफ बातें सामने आ रही हैं, जिसकी कुछ वजाहत जो है वो ज़रूरी थी, जिस पर हमने बात करनी है। काशिफ अनवर साहब, मुझे बताइएगा कि जो आप लोग जब मिले हैं, जब बातचीत हुई है, क्या यकीन दहानियाँ करवाई गई हैं आर्मी चीफ की तरफ से आप लोगों को, बिज़नेस कम्युनिटी को, और कोई टाइम फ्रेम भी है इसका? देखिए, टाइम फ्रेम तो ऐसे सच उन्होंने हमें कोई नहीं दिया, और यकीन दहानी यही थी कि आप ट्रस्ट रखें मुल्क पे, और मुल्क को छोड़कर जाने जो लोग जा रहे हैं और जो इस वक्त बहुत बेयकीनी की सूरत हाल है, उसका कहे कि आप उससे दूर रहें। इंशाल्लाह हालात दूर हो जाएंगे और बहुत इन्वेस्टमेंट आ रही है मुल्क के अंदर, इंशाल्लाह हालात बेहतर हो जाएंगे, इकोनॉमिक कंडीशंस बेहतर हो जाएंगी। और सिर्फ ये फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए नहीं है, ये लोकल इन्वेस्टर्स के लिए भी हैं। तो उन्होंने कहा जी कि आप रहें, एतमाद रखें, हालात इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे। ओके, तोला साहब, आपके ख्याल में जो इकोनॉमिक प्लान सामने आ रहा है, जो हम देख रहे हैं, चाहे वो SFIC हो, चाहे वो ये जो रीसेंट डेवलपमेंट है, बिजनेस कम्युनिटी की मीटिंग है विद आर्मी चीफ इन लाहौर एंड कराची, ये कितनी रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस हैं, ये कितना फिजिबल है ये सब कुछ होना?
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल, मेन मसला ये काशिफ मीटिंग में थे और जब ये बिजनेसमैन वहां गए थे तो बड़े डिमोरलाइज होके गए थे और वापस आए तो दे वर वेरी चार्ज्ड। देखें, सवाल ये है कि क्या प्रैक्टिकलिटी है कि नहीं है। ये वो प्लान है, इसमें से काफी कुछ इख्तिसाबात ऐसे हैं जो 2005 में मैं शौकत अजीज साहब को दे के आया था व्हेन ही वाज प्राइम मिनिस्टर, एंड एट दैट टाइम डॉलर का फ्लो हो रहा था। हमने यही कहा था कि इंफ्रास्ट्रक्चर आप बना लें। हमारी हुकूमत में बनी थी, जून 18 को SFIC बनी है और उसके पीछे भी एक पूरी थॉट प्रोसेस मौजूद है। उस थॉट प्रोसेस में जो मेरी राय थी और जो मेरा ख्याल है अब इस पर अमल पैरा होगी कि आप जॉइंट वेंचर्स करें। जॉइंट वेंचर का मतलब ये होगा कि मैं अपनी लैंड एज एन इक्विटी दूंगा, अपनी मैन पावर दूंगा ताकि मेरे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो। जो भी कंट्री आएगी हमारे पास, उनकी जो कॉरपोरेशन आती है या G2G होता है, हम उनको ये कहेंगे कि आप अपनी टेक्नोलॉजी ले आइए और आप अपना खैर हायर हायरार्की का बंदा ले आइए और इन्वेस्टमेंट ले आइए। हमारी इक्विटी अपनी जगह होगी और ये एक जॉइंट वेंचर एज ए कंपनी आप समझते हैं फ्लोट होगा, और जो भी इसकी प्रोडक्शन होगी, जो भी इसकी एक्सपोर्ट होगी, वो एक्सपोर्ट डॉलर्स में होगी। हाँ, उनको राइट होगा कि वो अपना शेयर, अपना डिविडेंड वो रेमिट कर सके। काशिफ साहब, मुझे ये बताइएगा, ये 2019 में जब उस वक्त के जो आर्मी चीफ थे बाजवा साहब, उनके साथ भी बिजनेस कम्युनिटी की मुलाकात हुई, फिर एक NDC बनी, फिर NDC का क्या फ्यूचर था, क्या था, हमने वो देख लिया। मुझे ये बताएं कि आज SIFC को NDC बनने से कैसे रोका जाएगा, क्योंकि हमने देखा यह है कि ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आती हैं जिसकी वजह से बिजनेस कम्युनिटी फिर कंप्लेंट्स करती दिखाई देती है। सो इन इश्यूज को एड्रेस करने के लिए क्या सोल्यूशन है? देखें, हमारे पास कोई और इसके अलावा वे आउट नहीं है। हमने मुल्क को बचाना है या हमने मुल्क को नहीं बचाना। और आर्मी चीफ इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि उनकी सऊदी अरब के साथ और उनकी UAE के साथ, उनके हेड्स के साथ मुलाकात हुई है, एग्रीमेंट बात हो गई है। उन्होंने कहा है कि जी हम 25-25 बिलियन डॉलर भेजने को जा रहे हैं। आर्मी चीफ की ये ख्वाहिश है कि 100 बिलियन डॉलर इस मुल्क के अंदर आ जाए। अब बात यह है कि ये ख्वाहिश है, ये पॉसिबल कैसे होगा? अब आप ये देखें कि इस वक्त जो हम ये कहते हैं कि जो हमारे शॉर्ट टर्म इश्यूज हैं, आपके मुल्क के अंदर लोकल इन्वेस्टर आना नहीं चाह रहा, इंडस्ट्री आपकी लोकल बंद हो रही है, 9 लाख इंसान आपका मुल्क छोड़ के चला गया है, आपकी एम्बेसीज ने इस वक्त आपको अगली अपॉइंटमेंट्स देनी बंद कर दी हैं, सारा पाकिस्तान इस मुल्क से बाहर जाना चाहता है। अब बात यह है कि हमें इस वक्त शॉर्ट टर्म चाहिए हैं फैसले। कल जब मैं बड़ा हूंगा तो क्या होगा, आई डोंट नो। आज क्या करना है? आज क्या 18-22% सेल्स टैक्स पे काम हो सकता है? आज 25% आप बैंक से पैसे लेके बिजनेस चला सकते हैं। आज 35 से 40% इन्फ्लेशन पे आप काम कर सकते हैं। आप 200% पे, आप 300% डिवेल्युएशन पे काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आपको वो करना है जो आज बताएं क्या करना है। अब अगर आर्मी चीफ ने जो कहा कि हमने जो ये, क्योंकि मैंने वहां सवाल उठाए, मैं सिर्फ 2 बातें बताऊंगा आपको कि हमारा जो इंटर बैंक का और जो आपका ओपन मार्केट के डॉलर के रेट का डिफरेंस है उसको ख़त्म करिए ताकि आपके फॉरेन रिजर्व्स बढ़ें और हमारी पोजीशन बेहतर हो। दूसरी बात जो मैंने उनसे की, जो मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि सर हमें इलेक्शंस नहीं चाहिए हैं, हमें चार्टर ऑफ इकोनॉमी चाहिए है। आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज के ऊपर बिठाइए, उनसे चार्टर ऑफ इकोनॉमी साइन कराइए, अगले 15 से 20 साल का लाहे अमल उनसे साइन करवाइए और हमें बताएं मुल्क को कैसे लेके चलना है। देखें, हमारा काम है अपने इश्यूज को बताना। आप जब ये कहते हैं कि इलेक्शन नहीं चाहिए तो इट मींस कि आप ये कहते हैं कि जब तक चार्टर ऑफ इकोनॉमी ना हो जाए, कंसेंसस तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में ना हो जाए, उस वक्त तक इलेक्शन ना हो, वरना उस इलेक्शन का कोई फायदा नहीं है। बिल्कुल, हमें वी डोंट नीड इलेक्शंस, द बिजनेस कम्युनिटी डोंट नीड इलेक्शंस। हमें आप तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक पेज के ऊपर बैठे हैं, चार्टर ऑफ इकोनॉमी को साइन करें। किसी के आने या किसी के जाने से हमारी किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी को फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एक गवर्नमेंट आती है, वो कहती है हमने ट्रेडिंग को बढ़ाना है, एक गवर्नमेंट कहती है हमने एक्सपोर्ट को बढ़ाना है, एक गवर्नमेंट कहती है हमने इंपोर्ट को कम करना है। भाई हमारे पास एक लाइन ऑफ एक्शन होना चाहिए। और मैं एक और बात आपको बताऊं, आर्मी चीफ को इस बात की समझ है, और एक तो वो इकोनॉमिक्स हमसे बेहतर जानते हैं, वो तोला साहब से, मुझसे, आपसे
वो 22 करोड़ अवाम से सबसे ज्यादा लोगों से बेहतर जानते हैं। उन्हें इस बात को पता है कि आज जंग जो लड़नी है ना, वो बॉर्डर पे नहीं लड़नी। इस दफा जंग इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर है। अगर इकोनॉमिक फ्रंट हमारा मजबूत नहीं होगा, हम जंग नहीं लड़ सकेंगे। ये आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स या पंजाब की जो बिजनेस कम्युनिटी है उनके बिहाफ पे ये बात कर रहे हैं, यू ऑल आर ऑन बोर्ड? मैं पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी के बिहाफ पे बात कर रहा हूं। देखें, दिस इज नॉट द टाइम। मुझे बताएं, हमारी फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं, हम मुलाजमीन को निकाल रहे हैं, पाकिस्तान में रहने को कोई तैयार नहीं है। हम सबके बच्चे कहते हैं हमने पाकिस्तान में रहना नहीं है। तो देखें, हमने अगर सारे पाकिस्तान छोड़ के चले जाएंगे तो हमने इस मुल्क का क्या करना है? सर, उनका क्या रिस्पॉन्स था जब आपने कहा कि इलेक्शन नहीं, पहले इकोनॉमिक प्लान 15 ईयर्स के लिए होना चाहिए? उन्होंने बहुत खूबसूरत मुस्कुराहट दी। उन्होंने इतना खूबसूरत तरीके से मुस्कुरा के देखा, और मैं उम्मीद करता हूं कि वो भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज के ऊपर बिठाएं और उन्हें कन्विंस करें कि भाई मुल्क पहले है, सियासत बाद में है। और मैं आपको बताऊं, देखें, ये मुल्क होगा ना तो हम सियासत इलेक्शन खेल लेंगे, लेकिन अगर आपका मुल्क ही नहीं होगा। आज से 4 महीने पहले हम तमाम बैठ के ये बात कर रहे थे कि ये मुल्क डिफॉल्ट होने के लिए जा रहा है। डू वी वांट टू डिफॉल्ट पाकिस्तान? खुदा ना खास्ता। देखें, पाकिस्तान डिफॉल्ट होने के लिए नहीं बचा। ये तमाम जमातें उसके ऊपर इत्तेफाक करती हैं तो इलेक्शन होना चाहिए, वरना इलेक्शन नहीं होना चाहिए। पहले आप बस 15 साल का इकोनॉमिक प्लान बना लें। इसमें किन फंडामेंटल्स को एडजस्ट करने की जरूरत होगी? 3 महीने पहले ये सारे चेंबर आते थे और कहते थे सर उस हुकूमत की जो उस वक्त पीडीएम की थी, सर आपकी माशियत की क्या बात है, आईएमएफ से मुआहदा ना करें, हम पूरी बिजनेस कम्युनिटी आपके साथ है, आप $1,00,000 हमें रेमिटेंसेस अलाउ कर दें। उस वक्त तो कोई भी ये नहीं कहता था कि जी हम, ये जरूर उन्होंने कहा कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी आप ले लें, मगर ये किसी ने नहीं कहा था हमें इलेक्शन की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं समझता आर्मी चीफ का भी या किसी भी इदारे का ये एंडेवर है कि इस हुकूमत को प्रोलॉन्ग किया जाए। मैं ये समझता हूं ये एसएफआईसी जो चल रही है उसको आप चलने दें। कभी भी चार्टर ऑफ इकोनॉमी तमाम पार्टीज मिलकर नहीं करेंगी। मैं आपको इसकी दलील दे सकता हूं, जब नून लीग इख्तियार में थी 13 से 17, तो पता चला जी पीटीआई, जमात इस्लामी, पीपीपी सब ने मुखालफत की प्राइवेटाइजेशन की। तमाम डिस्कोर्स की ब्लूप्रिंट और एसओईज के सारे मामला हमने तय कर दिए थे प्राइवेटाइजेशन में। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल आप कोने पे चले गए, दोबारा आप जीरो से स्टार्ट हुए। जब नून इनकी पीटीआई की हुकूमत आई तो दूसरी पार्टियों ने शुरू कर दिया। तो ये आप इनको ये इनकी सियासत का एक महवर है कि ये कभी भी इकोनॉमी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी को नहीं लाएंगे बीच में। मेरा पर्सनल ये वो है, मैं किसी हुकूमत की तर्जुमानी या किसी पॉलिटिकल पार्टी की तर्जुमानी नहीं करा कि आज अगर आप आईएमएफ में ना होते तो आप ज्यादा बेटर ऑफ होते। लेकिन सवाल ये है कि आप किस वाले टाइम की बात करें? आईएमएफ के पास नहीं जाना था जब 2018 में पीटीआई की गवर्नमेंट आई है, जब नहीं जाना चाहिए था, या ये जो अभी आप लोग गए तब नहीं जाना चाहिए? मैं अभी की बात कर रहा हूँ, ये मैं आपको कह रहा हूँ। आपकी हुकूमत ने ये गलती की है आईएमएफ के पास जाकर इस दफा। मैंने आपको पहले भी कहा, ये मेरा पर्सनल राय है। और ये बिजनेसमैनों ने, जितने भी बिजनेसमैन हमसे मिले हैं, जितने भी मिले सिवाय पाकिस्तान बिजनेस काउंसिल और OICCI, उन्होंने सब ने यही कहा कि नहीं जी यार ये तो बड़ा मुश्किल होता है हमें ऑपरेट करना। दूसरी बात मैं ये बता दूं, थोड़ा सा कम है, एक क्लोजिंग मुझे देने थे। 2 काम मैं आपको, एक तो आपने जो कहा साहिवाल के जो पावर प्रोजेक्ट का था, तो कराची साउथ अफ्रीका से कोल मंगा के साहिवाल नहीं भेजा गया है, अफगानिस्तान से साहिवाल आया, कम कॉस्ट में आया है। लेकिन आबादी के साथ कोल प्रोजेक्ट कौन लगाता है सर? सिर्फ पंजाब में, इसलिए कि आपने ये दिखाना था कि हमारा एक मंसूबा पंजाब में जाना चाहिए। क्या थर में नहीं लगते? थर में आबादी नहीं है सर? थर में क्या आबादी है? थर में क्या आबादी है सर? कितने गैप से वहां लोग रहते हैं। साहिवाल एक पॉपुलेटेड सिटी का मुकाबला आप थर से कैसे कर सकते हैं? देखिए पॉल्यूशन तो आपकी फैल रही है सर। मैं इस पे अभी टॉपिक ये नहीं है, लेकिन मैं काशिफ को ये कहूंगा, सिर्फ एक काम करते हैं, कन्वेंशन कॉल करें, टैक्स रिफॉर्म्स हम लाएं, तमाम बैठ के वो एग्री करें कि जिनके हिस्से का जितना शेयर बनता है टैक्स का वो दे दें। मैं कसम खा के बताता हूं ये मुल्क तरक्की करेगा, और ये मुल्क तरक्की नहीं करेगा तो ठीक। पॉइंट टेकन सर। सर मुझे ये बताइए काशिफ साहब के क्या आर्मी चीफ ने ये कहा था कि ये आईएमएफ का हमारा लास्ट प्रोग्राम है, इसके बाद हम इसमें नहीं जाएंगे, और यूएई और सऊदी अरब भी 10-10 अरब डॉलर जो है वो पार्क करना चाह रहे हैं रिजर्व में?
देखें, बिल्कुल IMF ने ऐसा तो मुझे नहीं याद पड़ता कि उन्होंने ये कहा हो कि ये IMF का आखिरी प्रोग्राम है, लेकिन ये उन्होंने ज़रूर कहा, जब मैंने उन्हें ये कहा कि हमारी ग्रे इकॉनमी और वाइट इकॉनमी, जैसा कि सर आपने कहा है कि हमारी 2 to 3 टाइम्स ज़्यादा है ग्रे इकॉनमी, तो मैंने कहा जी जब तक वो वाइट इकॉनमी के साथ कंट्रीब्यूट नहीं करेगी और जब तक आप उसे डॉक्यूमेंटेड नहीं करने के लिए इंसेंटिव्स लेंगे तब तक वो ये नहीं होगा। तो उसके जवाब में उन्होंने ये कहा कि हम इस वक्त IMF के प्रोग्राम में हैं और वो बहुत सख्त रेगुलेशन, देखिए अल्फाज मेरे आगे पीछे हो सकते हैं लेकिन उसका मतलब ये था कि हम उनकी मर्जी के बगैर हम कुछ नहीं कर सकते। सऊदी अरब और UAE के साथ 25-25 बिलियन डॉलर्स की बात हो गई है और शायद बहरीन और कुवैत का कहा था कि उनसे भी 25-25 बिलियन की बात हुई है और उन्होंने ये कहा कि सऊदी अरब इस 25 के अलावा 10 बिलियन और देने को तैयार है और शायद उस पर यह भी बात हुई है कि वो चीज़ें भी पाकिस्तान की ही इस्तेमाल होंगी और उसकी पेमेंट भी डॉलर्स में नहीं होनी, रुपीस में होनी है। ये मुझे बताइए, इस तरह से बात लाहौर के बिजनेस कम्युनिटी से भी पॉलिटिकल पार्टीज पे बात हुई है। ये जो कराची की कम्युनिटी से बात निकली है कि जी उन्होंने कहा कि सियासी जमातों में लोग जो उन्हें कोट करके कहा गया कि ये मुखलिस नहीं है। फिर दूसरी तरफ से ही बिजनेस कम्युनिटी का जवाब आया कि उन्होंने ऐसी बात नहीं की, उन्होंने ये कहा, मतलब मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने एक बात की तो दूसरी बात जो है अकील करीम डैडी साहब ने की, उन्होंने कहा नहीं ऐसी तो कोई उन्होंने बात नहीं की थी। उन्होंने कहा था हर जमात में अच्छे बुरे लोग होते हैं। लाहौर में भी सियासी जमातों से मुताल्लिक कोई बात हुई? मैं उसमें यह कहूँगा कि उन्होंने उर्दू में भी बात की, इंग्लिश में भी की, पंजाबी में भी की, उन्होंने हंस के भी बात की, गुस्से में भी बात की। और बात यह है कि जब आप बात करते हैं, अगर मैं बीच में से सिर्फ एक लाइन उठा के दे दूं और उसका सियाकत सबाक आगे पीछे कुछ और हो तो मैं समझता हूं कि वो ज़रा गैर मुनासिब सी बात होगी। लेकिन जी बिल्कुल उन्होंने बातें की, लेकिन उन्होंने हर इशू पे, हर रिस्पेक्ट पे, और उन्होंने बिजनेस कम्युनिटी की हर बात सुनी, कोई हमें रोकने वाला नहीं था। हर जो जितनी बात करना चाह रहा था हमने पूरी बात की। तमाम रिजर्वेशंस, जितने मसाइल हमारे साथ थे, तमाम सेक्टर्स के हमने उनके साथ डिस्कस किए। थैंक यू सो मच। काशिफ अनवर साहब, सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज, अशफाक तौला साहब मौजूद थे। आपने प्रोग्राम देखा। नाज़रीन, आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।